Saeed Hossain Jaffrey. Poet Critic Lecturer. MPhil English Literature. M English Literature. M English, TEFL. B.Ed. For more lectures, subscribe the channel. Our today's lecture is about Dr. Faustus, written by Christopher Marlowe, the Elizabethan tragedian, and Dr. Faustus, the Elizabethan tragedy. It is often said that if you don't know about the life of a writer, you are likely to misread his work. Therefore, it's quite integral to know something about the life of the character as well as about the life of the writer. The similarities that exist between two of them should be traced out from the work, और उन्हीं similarities को we are going to trace out today कि क्रिस्टोफर मार्लो में और डॉक्टर फास्टस में सिमिलरिटीज़ क्या एग्जिस्ट करती हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनेगी द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन डॉक्टर फास्टस। इंट्रोडक्शन में देखें, अ स्टडी ऑफ मार्लोज ग्रेट ट्रेजेडीज कैन कन्विंस अस that Marlowe possessed the power in its fullest degree of projecting himself into his chief characters. ये मार्लो की बहुत बड़ी एक खूबी है, करेक्टरिस्टिक है कि वो अपने आप को अपने किरदारों में दिखाता है, projecting himself into his chief characters. The most important quality of his works is the subjective or autobiography note. सब्जेक्टिव और ऑटोबायोग्राफी नोट। सब्जेक्टिव और ऑटोबायोग्राफी नोट क्या है कि अपनी फीलिंग्स को बीच में शामिल करना। हियर लाइज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन शेक्सपियर एंड मार्लो एज ड्रामेटिस्ट। अगर इस एंगल से देखा जाए जॉन विलियम शेक्सपियर को और क्रिस्टोफर मार्लो को, इस एंगल से दोनों को अगर देखा जाए तो शेक्सपियर कंप्लीटली is hidden behind his dramas, behind his characters. उसके characters को या उसके dramas को पढ़ के we cannot assess that what type of life was faced by John William Shakespeare, कि उसकी अपनी ज़िंदगी कैसी थी। इवन के इस बात को देखते हुए, इस नेगेटिव कैपेबिलिटी को देखते हुए, इलामा इकबाल ने शेक्सपियर के बारे में 4 लाइनें लिखी। इसको एक ट्रिब्यूट पेश करते हुए वो लिखते हैं कि तुझको जब दीदार तलब ने ढूंढा, ताबे खुर्शीद को खुर्शीद में पिन्हा देखा, और चश्मे आलम से तो मस्तूर रही हस्ती तेरी। मस्तूर कहते हैं छुपी हुई को। चश्मे आलम से तो मस्तूर रही हस्ती तेरी, और आलम को तेरी आँख ने उरियां देखा। कि शेक्सपियर के किरदार ऐसे उसने बनाए कि उनमें हमें शेक्सपियर इटसेल्फ हिमसेल्फ नज़र नहीं आता, जबकि जितना ज़्यादा उसका फोकस है, जितनी ज़्यादा उसकी गहरी सोच है, इससे नज़र आता है कि उसने पूरी दुनिया को बिल्कुल वाज़े देखा, क्लियरली देखा। इसके बारे में 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि शेक्सपियर में वाकई ही ये ग्रेटनेस थी कि उसने अपने आप को अपने किरदारों के ज़रिए ज़ाहिर नहीं होने दिया। इसको नेगेटिव कैपेबिलिटी कहा जाता है। व्हेन द राइटर निगेट वन सेल्फ बिफोर हिज कैरेक्टर्स एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द कैरेक्टर्स ही इज प्रेजेंटिंग इन द ड्रामा। लेकिन दूसरी बात जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि इसके 32 या 34 के करीब शायद इसके प्लेज हैं, जिनमें से अक्सर ड्रामाज वो शेक्सपियर की अपनी क्रिएशन ही नहीं है। वो सारे ट्रांसलेशन इसने उठाए हैं ग्रीक्स के, वहाँ से इसने प्लॉट बोरोज किए, वहाँ से स्टोरीज बोरोज की। तो जब आप किसी की चीज़ों को कॉपी करते हैं, प्लेजराइज करते हैं, तो आपकी शख्सियत कैसे आपके वर्क में
नज़र आ सकती है। ये पॉइंट भी हो सकता है शेक्सपियर के बारे में। जबकि क्रिस्टोफर मार्लो उसने अपने ड्रामे खुद लिखे, अपने किरदार खुद बनाए, और उसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो हैं दे आर नोटिसेबल टू अ लार्ज एक्सटेंट। देयर इज अ कंप्लीट इफेसमेंट ऑफ शेक्सपियर्स पर्सनैलिटी इन हिज प्लेज। इफेसमेंट ऑफ शेक्सपियर मुकम्मल तौर पे छुपा हुआ है, कंसील्ड है, इम्प्लाइड है। We cannot say that this or that passage reveals Shakespeare's personality or mind, but Marlowe could project his personality into the chief characters of his plays, especially in his 4 great tragedies. मार्लो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, अपने आप को दिखाता है अपने किरदारों में, ख़ास तौर पे उसकी जो 4 ट्रेजेडीज़ हैं, टैम्बरलेन है, डॉक्टर फास्टस, द जू ऑफ माल्टा एंड एडवर्ड टू। आगे देखते हैं इसे। मार्लोज लाइफ एंड द स्पिरिट ऑफ रिनाइसेंस। मार्लो की लाइफ और स्पिरिट ऑफ रिनाइसेंस क्या थी, एक पैराग्राफ उसके बारे में है। फिर इसी पे हमने इसी एक ग्लास से, इसी एक पैराडाइम से हमने डॉक्टर फास्टस को देखना है, whether these characteristics, whether the spirit of renaissance and the life aspects of Marlowe are present in Dr. Faustus or not. Marlowe came of parents base of stock. ऐसे घर में पैदा हुआ, base of stock, जो बड़े गरीब थे। He was the son of a shoemaker, but he was fortunate enough to get school education and had a chance, इसको चांस को चैंस भी पढ़ा जाता है अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में, उनकी फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग। बट ही वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट स्कूल एजुकेशन एंड हैड अ चांस टू गो टू कैम्ब्रिज टू स्पेशलाइज इन थियोलॉजी। थियोलॉजी रिलीजियस एजुकेशन, मजहबी लिहाज से उसने पढ़ा। जैसे कोई पाकिस्तान में कोई मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज़ कर ले और बाद में उसकी अपनी कुछ हरकतें ऐसी हों जो कि इस्लामिक स्टडीज़ से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हों, बाद में वो मॉडलिंग शुरू कर दे, तो मार्लो का भी कुछ ऐसे ही काम था। क्रिश्चियनिटी अलाउ नहीं करती थी टू बी अ ड्रामाटिस्ट और टू ज्वाइन थिएटर, तो उसने ये किया। क्रिश्चियनिटी की असल स्पिरिट कुछ और है, जो मौजूदा दौर में आपको नज़र आती है वो और है। इसी तरह से इस्लाम की जो असल स्पिरिट है वो और है, जो सोसाइटी में, जो हमारे घरों में, जो हमारे शहरों में हमें नज़र आती है वो और है। यू नो वेल अबाउट इट। टू स्पेशलाइज इन थियोलॉजी एंड गॉट डॉक्टरेट इन डिविनिटी। देखें कितनी अजीब बात है कि डॉक्टरेट उसने किया डिविनिटी में, यानी रिलीजियस एजुकेशन में पीएचडी था वो, लाइक पीएचडी इन इस्लामिक स्टडीज़, पीएचडी इन the studies of Christianity. But he abandoned his career in theology and joined the theatrical companies. ये उसकी ज़िंदगी का एक मूव देखें कि उसने छोड़ दिया थियोलॉजी को, चर्च को छोड़ दिया और उसने ज्वाइन किया थिएटर को। जैसे हमने डॉक्टर फास्टस को देखा कि हर किस्म का नॉलेज उसके पास था, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि मैं आखिरकार हूँ क्या, एक आम इंसान, डॉक्टर फास्टस, तो उसने नेक्रोमेंसी को ज्वाइन कर लिया। ये दोनों में आपस में सिमिलैरिटी हमें नजर आती है। बट सीइंग अ डिफरेंस बिटवीन हिमसेल्फ एज पुअर एंड हिज कंपेनियंस एज रिच, दो दे वर मच inferior to him in intellect, Marlowe rebelled against the establishment norm. बगावत की उसने अपने आप को, जब उसने देखा कि मैं highly intellectual as compared with other people who are enjoying the luxurious life. This was also perhaps the main cause of his rebellion against religion. मज़हब के इसी वजह से वो खिलाफ हुआ। जैसे कि डॉक्टर फास्टस को हम देखते हैं, this was also perhaps the main cause of his rebellion against religion and its normal orders. He was much criticized and branded as atheist, as the atheist. अथीस्ट मुल्हिद को कहते हैं, डिसबिलीवर को कहते हैं। बड़ी अजीब बात है ये, इसको मैं बार बार रेफरेंस दे रहा हूँ इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ इसलिए
ताकि आप इसको अटमोस्ट सेंस के साथ फील कर सकें कि किसी बंदे ने डॉक्टरेट कर रखा हो, पीएचडी कर रखी हो इस्लामिक स्टडीज़ में, और उसके बारे में लोग ये राय क्रिएट करें कि ये एथीस्ट है, ये डिसबिलीवर है, ये नॉन बिलीवर है, तो क्या लोग उसके बारे में सोचेंगे और जो सुनेंगे। तो मार्लो जिसने डॉक्टरेट कर रखा था डिविनिटी में, उसको कहा गया दैट ही वाज द अथीस्ट। तो वो था या नहीं था, इसको भी आगे जाके देखते हैं। He also possessed a dual personality. He was a dramatist and poet in London. वो ड्रामा निगार भी था, शायर भी था, but also had relations with the underworld. With that, he was also found to be involved in terrorist activities. However, Marlowe was a man of the Renaissance and an embodiment of the spirit of his age. Embodiment, important personality. He was saturated with the spirit of learning. उसको पढ़ने लिखने का शौक बहुत था. Saturated full with the spirit of learning. Exploring and experimenting with its hankering after sensual pleasure. ये चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा थी. सेंशुअल प्लेजर, इसको हम हाईलाइट करते हैं क्योंकि ये चीज़ हमें डॉक्टर फास्टस में इटसेल्फ बहुत नज़र आती है. जब हम उसे देखते हैं दैट ही इज़ ट्राइंग टू रेजरेक्ट हेलन फ्रॉम हर ग्रेव. पढ़ने लिखने का शौक बहुत था, उसके साथ साथ आफ्टर सेंशुअल प्लेजर of life and with its inordinate ambition and supreme lust for power and pelf. Power and pelf. Pelf का मतलब है riches, luxuries of life. ये power of pelf, power के बाद riches या luxuries of life को छोड़ के pelf लिख दिया है यहाँ पे alliteration की सेंस को क्रिएट करने के लिए. दोनों पी से शुरू हो रहे. He was profoundly influenced by Machiavelli. Machiavelli कौन था, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको क्लियर करते हैं. Machiavelli से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. द फेमस इटालियन सोशल एंड पॉलिटिकल राइटर, इटली का सियासतदान था, पॉलिटिकल राइटर था. who discarded all conventional moral principles, जिसने जितने भी अखलाकी कवानीन उस दौर के मौजूद थे उनको डिसरिगार्ड किया. उसने कहा ये सब फजूल है, मैन मेड फजूलियात हैं. टू अचीव द एंड बाय एनी मीन्स फेयर और फाउल, कि ज़िंदगी में अपना मकसद हासिल करें चाहे फेयर और फाउल जैसे भी आपको करना पड़े. ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट एंड जस्टिफाई द मीन्स. जब आप दुनिया में किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, यू आर नॉट टू बी क्वेश्चनड बाय एनी वन दैट हाउ यू गॉट दिस पोजिशन. आप यहाँ पर पहुँचे कैसे हैं. कोई चाहे PhD कर जाए, MA में, BS में, MPhil में, कॉपीज़ करके, नकलें लगा के, बूटियाँ लगा के, PhD करके वो किसी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट का चेयरमैन बन जाए, कौन उससे पूछेगा कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है. थीसिस किसी और से लिखवा ले, कौन उससे पूछेगा वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है. मैकियावेली का यही फ़लसफ़ा था कि आप दुनिया में अजीम बनने के लिए किसी बड़े मुकाम पर पहुँचें, लोगों के मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे. अगर आपने कभी नाम सुना है या पढ़ रखा है किसी सेमेस्टर में फ्रांसिस बेकन को, तो वो भी इसको फॉलो करता था मैकियावेली को. मैकियावेली की एक मशहूर किताब है द प्रिंस, वो इधर फैसलाबाद में या किसी भी जगह से ईज़िली अवेलेबल है. द प्रिंस, उस बुक को ख़रीदें और अपने सेल्फ नॉलेज के लिए उसको पढ़ें आखिर वो कहता क्या था मैकियावेली. द फेमस इटालियन सोशल एंड पॉलिटिकल राइटर. इसकी एक एग्जांपल मैं आपको आसान से दे देता हूँ कि मैकियावेली लोगों को ऐसे यूज़ करता था कि उनको लगता था कि मैकियावेली ने इसने तो हमारा फ़ायदा सोचा है. मिसाल के तौर पे आप किसी वाटर डिस्पेंसर के पास ग्लास पड़ा हुआ है और आप उससे कुछ दूर बैठे हुए हैं, वाटर डिस्पेंसर से कुछ दूर बैठे हुए हैं, और आप अपने किसी फ्रेंड को कहें कि आप इधर आके बैठ जाएं क्योंकि इधर पंखे की या AC की जो कूलिंग है वो अच्छी है. वो जैसे ही वहाँ आकर बैठता है, आप साथ ही उसे कह देते हैं कि एक गिलास मुझे पानी देना. इससे आपने अपना फ़ायदा निकलवा लिया.
लेकिन उसको आपने क्या लालच दी, उसको क्या उसके लिए सोचा कि यहाँ कूलिंग अच्छी है या पंखे की हवा अच्छी आ रही है, उसका भी फ़ायदा कर दिया। लेकिन उसको किसी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लाने में आपका फ़लसफ़ा क्या था, आपके प्लॉटिंग क्या थी, आप सोच क्या रहे थे कि जैसे ही ये यहाँ आकर बैठेगा मैं इसे ये काम कह के अपना काम निकलवा लूँ। तो ये मैकियावेलियन फ़िलॉसफी है। नॉर्मली हो सकता है आप ज़िंदगी में इसको करते हों या कई दफ़ा कर चुके हों, लेकिन आपको पता ना हो कि आप मैकियावेलियन फ़िलॉसफी पे चल रहे हैं। He was profoundly influenced by Machiavelli, the famous Italian, The Prince इसकी बुक है, famous Italian social and political writer who discarded all conventional moral principles to achieve the end by any means. To achieve the end, to achieve one's purpose by any means. अपने मकसद को हासिल करें चाहे जो मर्जी करना पड़े। द प्रिंस बाय निकोलो मैकियावेली, ये आपके सामने उसकी किताब का जो टाइटल पेज है वो नज़र आ रहा है आपको। निकोलो डी बर्नार्डो डी मैकियावेली, बोर्न 1469 और 1527 तक, वॉज एन इटालियन रिनाइसेंस डिप्लोमेट, फिलोसोफर एंड राइटर, बेस्ट नोन फॉर द प्रिंस रिटन इन 1513। तो पॉलिटिशियन इसको अक्सर पढ़ते हैं, पॉलिटिशियन या इसको पढ़ते हैं द प्रिंस मैकियावेली की बुक को, या वो अफलातून की लिखी हुई किताब को पढ़ते हैं जो पॉलिटिकल साइंस में सिलेबस में शामिल है, द रिपब्लिक उसका नाम है। ये किताबें पढ़ें, आपका जो इल्म है, जो नॉलेज है, उसमें कुछ इजाफा हो। बेस्ट नोन फॉर प्रिंस रिटन इन 1513, द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो खैर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हुए भी आप सारे इंग्लिश ही नहीं पढ़ते, इसमें आप सारी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है, उसके बाद लिटरेरी हिस्ट्री भी है, और बहुत सी फ़िलासफ़ीज़ आप इसमें पढ़ते हैं, साइकोलॉजी भी आप इसमें पढ़ते हैं। अगरचे आपका सब्जेक्ट भी है शायद साइकोलॉजी का, लेकिन उसके अलावा भी इसमें साइकोलॉजी किताबों में बहुत ज़्यादा हमें मिल जाती है साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के अलावा। रिफ्लेक्शन ऑफ मार्लो इन हिज ट्रैजिक हीरोज़, कैसे हमें नज़र आता है मार्लो का रिफ्लेक्शन उसके ट्रैजिक हीरोज़ में। A critical study of Marlowe's works convinces us that all his tragic heroes clearly reveal the chief characteristics and temperament of the great dramatist. All his tragic heroes are absolutely dominated by some uncontrollable passion. तमाम उसके जितने हीरोज़ हैं, ख़ासतौर पे 4 ड्रामाज में जिनका जिक्र किया, कि उनमें कोई ऐसी फीलिंग है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। टू अचीव देयर एंड, अपना मकसद हासिल करने के लिए, दे थ्रो मॉरल स्क्रैपल्स और रिलीजियस सैंक्शंस, वो ज़मीर की आवाज़ को और मज़हब की पाबंदियों को उतार फेंकते हैं, and never avoid using horrible means. For example, his cruel and tyrant Tamburlaine, with his craze for limitless power, Tamburlaine क्या करता है, limitless power चाहता है, defies all authorities on earth and in the heaven. And then his stone-hearted Barabbas is dominated by a senseless craze for gold and doesn't shrink from committing the worst type of crimes to achieve his end. Thus he seems to be an embodiment of Machiavellism. बाराबास ये उसका मेन करेक्टर है द जू ऑफ माल्टा का। द जू ऑफ माल्टा इसका एक ड्रामा है, उसका किरदार है। टू गेन सुपर ह्यूमन पावर्स थ्रू नॉलेज, his Dr. Faustus sells his soul to the devil in pursuit of his passion. तो डॉक्टर फास्टस को तो आप पढ़ ही चुके हैं। वो क्या करता है कि अपने एम्स को अचीव करने के लिए वो अपनी सोल को भेज देता है डेवल को। 24 साल की लाइफ फुल ऑफ लग्जरीज। फास्टस सेज I count religion but a childish toy.
तो ये कौन कहता है कि मैं मज़हब को एक बचगाना खेल समझता हूँ? ये असल में आवाज़ तो क्रिस्टोफर मार्लो की अपनी ही है ना। हम ख़त्म कर दें डॉक्टर फास्टस को, बाकी कौन बचता है पीछे? तो क्रिस्टोफर मार्लो ही बचेगा। सारे किरदार उसी ने बनाए हैं, डेवल भी उसी ने बनाया है, डॉक्टर फास्टस को भी उसी ने बनाया है, वैगनर उसकी क्रिएशन है। तो जितने भी किरदार हैं उसी की क्रिएशन है कि मैं मज़हब को एक बचगाना खेल समझता हूँ। होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे, बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे। I count religion but a childish toy. Another significant point is that all tragic heroes of Marlowe are poets. जितने भी मार्लो के ट्रैजिक हीरोज हैं वो सारे पोएट्स हैं, यानी ड्रामा में उनको पोएट दिखाया गया है। अगर वो खुद को कहते नहीं कि हम पोएट हैं, उनका जो बात करने का अंदाज है, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, उनके जो सेंटेंसेस हैं, उनसे जाहिर होता है कि वो पोएट हैं। And convey their feelings and emotions to the audience in the superb poetic language. लैंग्वेज बहुत पोइटिक है उनकी अंदाज से पता चलता है कि वो शायर हैं। बट ऑफ ऑल फास्टस इज अ पोएट फार फार एक्सीलेंस जस्ट लाइक मार्लो। लेकिन इन सब से जो बेहतरीन पोएट दिखाया गया है वो फास्टस है। जैसे वो जुमले बोलता है ड्रामा में, जस्ट लाइक मार्लो हिमसेल्फ, ऐसा ही मार्लो था। हिज utterance about Helen is magical and fascinating. Was this face? Towers of Ilium, ये उसकी लाइन्स हैं जो बीच में से स्किप कर दी हैं। वॉज दिस फेस, इससे वो शुरू करता है हेलन की शान में एक कसीदा। वॉज दिस फेस, क्या ये वो चेहरा था? टावर्स ऑफ एलियम, जिसने एलियम के टावर्स को, जिसकी वजह से एलियम के टावर्स गिर गए, जिसकी वजह से लाखों जहाज जंगों में तबाह हो गए, जिसकी वजह से लाखों अफराद अपनी जानों से गए। एक लंबा कसीदा है टेक्स्ट में हेलन की शान में जो डॉक्टर फास्टस ने बोला है, जब उसको वो जिंदा करता है, जब उसको रेजरेक्ट करता है उसकी ग्रेव से। एंड मार्लो हिमसेल्फ वाज अ बुक का मैंने कहा था कि आप लोग उसको परचेज करें, उसमें से पढ़िएगा। एंड मार्लो हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ पैशन। पैशन, फीलिंग्स का शायर है, ये कोई अकल का शायर नहीं है, एक इंटेलेक्ट को अपील नहीं करता। शायर दो किस्म के होते हैं, कुछ आपके इंटेलेक्ट को अपील करते हैं, कुछ आपके दिमाग को अपील करते हैं, कुछ आपके दिल को अपील करते हैं। तो ये पोएट ऑफ पैशन है, ये आपके दिल को अपील करने वाला शायर है। जैसे अकबर इलाहाबादी को अगर हम देखें या हम इकबाल को देखें तो उनकी शायरी जो है वो डायरेक्टली आपकी अकल को अपील करती है, इंटेलेक्ट को अपील करती है। लेकिन अगर हम मोमिन खान मोमिन को देखते हैं, अगर हम मीर तकी मीर को देखते हैं, और इंग्लिश में अगर हम जॉन कीट्स को देखते हैं, और इंग्लिश में फिर अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ को देखते हैं, तो इनकी शायरी जो है वो आपके दिल को अपील करती है। और इंटेलेक्ट की शायरी वो विलियम ब्लेक की है, और उसके बाद टी.एस. इलियट, वेस्टलैंड, बहुत पावरफुल पोइट है। वेस्टलैंड डायरेक्टली आपकी इंटेलेक्ट को अपील करती है। खैर, एंड मार्लो हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ पैशन। तो ये पोएट ऑफ पैशन है, फीलिंग्स का पोएट है। मार्लो एंड फास्टस अ स्ट्राइकिंग पैरेललिज्म, बहुत उनमें स्ट्राइकिंग पैरेललिज्म, बहुत करीब उनमें हमें सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं। वो कौन सी हैं उनको एक एक करके अब वाज़ेह किया जाएगा। ऑफ ऑल द ट्रैजिक हीरोज ऑफ मार्लो, फास्टस बियर्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्शन ऑफ मार्लोज ओन सेल्फ। मार्लो क्लियर तौर पे नज़र आता है फास्टस में। वी नो दैट मार्लो वॉज द सेकेंड चाइल्ड ऑफ कैंटरबरी शू मेकर। कैंटरबरी का एक मोची था, उसका ये बेटा था। शायद आपने कहीं पे पढ़ रखा हो, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जेफरे चॉसर की बुक है, जो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। पहली इंग्लिश की किताब ब्यूवुल्फ के बाद, हाँ शायद ब्यूवुल्फ के बाद की है। कैंटरबरी शू मेकर, कैंटरबरी का शू मेकर था, मोची था। एंड इन द वेरी
बिगनिंग ऑफ द प्ले वी आर टोल्ड ऑफ फास्टस, जब हम ड्रामे को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें फास्टस के बारे में पता चलता है. पेरेंट एज एज नाउ इज ही बोर्न हिज पेरेंट्स बेस ऑफ स्टॉक. शुरू के पेजेस पे बताया जाता है कि अब दुनिया में वो शख्स पैदा हुआ, हिज पेरेंट्स बेस ऑफ स्टॉक, जिसके वालिदैन गरीब थे. हेरोल्ड ऑस्बर्न हैज पॉइंटेड आउट, क्रिटिक है, उसने कहा दैट मार्लो लाइक फास्टस केम ऑफ पेरेंट्स बेस ऑफ स्टॉक. ये उसने सिमिलरिटी तलाश की दोनों के बीच में, मार्लो में और डॉक्टर फास्टस में. एंड वॉज डिस्टाइंड फॉर द चर्च बट टर्न्ड एल्सवेयर, कि उसका काम तो ये था कि वो चर्च में जाके बैठे, डॉक्टरेट था डिविनिटी में, लेकिन टर्न्ड एल्सवेयर बट ही वॉज फाउंड इन द थिएटर. Then personal tragedy, spiritual suffering. Dr. Faustus very powerfully expresses Marlowe's innermost thoughts and authentic experiences. So it can be regarded the spiritual history of Marlowe himself. Dr. Faustus को पढ़ के जिस स्टूडेंट ने, जिस क्रिटिक ने अच्छे तरीके से राइटर की लाइफ को पढ़ रखा है, क्रिस्टोफर मार्लो की लाइफ को पढ़ रखा है, और फिर वो उसको पढ़ने के बाद उसी ग्लास से, उसी पैराडाइम से, उसी एंगल से डॉक्टर फास्टस की लाइफ को पढ़ता है, दोनों को पैरेलल लाकर जहनी तौर पे, तो वो ये जान जाएगा, वो रीडर, वो क्रिटिक, कि दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है. तो ये ड्रामा तो एक ऑटोबायोग्राफी है. हाँ, so it can be regarded the spiritual history of Marlowe himself. Marlowe's inordinate ambition led him to revolt against religion and society, to defy the laws, to reject the laws of man and laws of God. खुदा के बनाए हुए कवानीन, the laws of divinity and the moral laws charted out by human beings, by the society, उसने डिस्कार्ड कर दिया दोनों को. एंड सच डिफाइंस इज बाउंड टू ब्रिंग अप एक्यूट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट. और ये करने के बाद इंसान को सुकून कोई नहीं मिलता, वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है कि उसने सही किया है या गलत किया है, वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है. जैसे वो गालिब का एक शेर मुझे याद आ गया अचानक के, ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे. तो कॉन्फ्लिक्ट हमें डॉक्टर फास्टस में भी नजर आता है. laws of God and such defiance is bound to bring up acute mental conflict resulting in deep despair. और जाहिर है जब कॉन्फ्लिक्ट आता है आप मायूस होते हैं, आप फील करते हैं कि ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम. और यही डॉक्टर फास्टस के साथ हुआ. 24 साल के बाद उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई. एंड सर्टन डिफीट. So both Marlowe and Faustus experience terrible mental pangs. हम देखते हैं कि फास्टस भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में था और मार्लो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहा, अगर उसकी ज़िंदगी को पढ़ते हैं. इसलिए मैंने असाइनमेंट दी थी, कुछ बच्चों ने बना के सेंड भी की है मार्लो की लाइफ पे. एंड एगोनीज. ऑस्बर्न हैज़ राइटली ऑब्जर्व्ड, ऑस्बर्न ने ये ऑब्जर्व किया, द डिस्क्रिप्शंस ऑफ फास्टस रिपेंटेंस. हम देखते हैं फास्टस कैसे रिपेंट करता है ड्रामा में. एंड मेंटल एंग्विश आर अमंग द मोस्ट विविड एंड पुगनेंट पार्ट ऑफ द प्ले. ड्रामे की टेक्स्ट में वो लाइंस हैं जब आखिर पे उससे पता चलता है कि अब उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है, तो उसको सैटनिक फोर्सेस नज़र आना शुरू हो जाती हैं. तो वो कहता है कि ओ गॉड लुक नॉट सो फायरस ऑन मी, एडर्स एंड सरपेंट्स लेट मी ब्रीद अ वाइल, कि मुझे एक थोड़ी देर के लिए सांस लेने दो. फिर वो चाहता है कि वो आखिरी लम्हा कि सूरज दोबारा निकल आए और कभी दोबारा रात ना हो, ताकि वो मेफिस्टोफेलिस और बेल्ज़बब और लूसीफर जितने भी सैटनिक एजेंट्स हैं वो उसकी रूह को निकालने के लिए ना आए. कॉन्फ्लिक्ट. हाँ, इट इज़ ऑफ कोर्स पॉसिबल टू सपोज
that Marlowe had passed through a stage of youthful skepticism. Skepticism अपनी, जब वो नौजवान था, स्केप्टिक था यानी शक करता था कि क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ. In religion, and that with a sounder and deeper faith he had come to the knowledge of repentance. लेकिन वो बाद में पछताता भी था कभी कभी कि उसने शक क्यों किया क्रिश्चियनिटी पे, जीसस क्राइस्ट की तालीमात पे, ओल्ड टेस्टामेंट पे, न्यू टेस्टामेंट पे शक क्यों किया. बाद में वो पछताता भी था. जी, कंक्लूजन इसका क्या है कि Dr. Foster's tragic death also has resemblance after living 24 years in sensual activities. हम देखते हैं कि डॉक्टर फास्टस ने 24 साल की ज़िंदगी फुल ऑफ लग्जरीज वो स्पेंड की, और फास्टस हैड टू सरेंडर हिज सोल टू द डेवल. मार्लोज बोहेमियन एंड बोइस्ट्रीरियस लाइफ, बोहेमियन कहते हैं आवारागर्दी वाली और शान व शौकत वाली ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना. Marlowe's bohemian and boisterous life too came to a tragic sudden end in Tavern. वो कैसे उसकी डेथ हुई, तो उसकी ये बायोग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें से आपको पता चलता है कि इन अ टैवरन, एक टैवरन में, एक सराय में, एक होटल में ब्रॉल, झगड़ा हुआ एट द हैंड्स ऑफ शेडी करेक्टर. शेडी करेक्टर यानी किस किरदार के हाथों उसकी मौत हुई, वो हिस्ट्री में शेडी है, वो क्लियरली किसी को भी नहीं पता कि वो आखिर कौन था. शेडी करेक्टर ऑफ द लंदन अंडरवर्ल्ड, वो भी अंडरवर्ल्ड का कोई था करेक्टर जो मार्लो का दोस्त था. एट द एज ऑफ 29, ओनली 29, 29 साल की उम्र में, और मरने से पहले उसने जो अपने ड्रामाज लिखे, जो पोइट्री उसने लिखी, उसी ने आज तक मार्लो को